अच्छा स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरा ये जो वीडियो होने जा रहा है ये 5वां वीडियो होने जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। लेकिन मैं पहले आपको इंग्लिश में ही पढ़ाती थी, लेकिन बाद में मेरे कुछ स्टूडेंट्स के कहने पर मैंने इसको हिंदी में चेंज कर दिया, जहां पर मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगी। और अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय रेखा दत्ता, आप उसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश। हाँ, तो मैं आपको ये बोलने जा रही थी कि मेरा जो ये 5th वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है, और यहाँ पर अभी हम करेंगे कि कैसे कंपाउंड सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मेरा पहला वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन देना था। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को हम कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग, यानी मीनिंग को हम नहीं बदलेंगे। उसके बाद फिर दूसरा जो मेरा वीडियो था यानी 3rd वीडियो, उस पर भी हमने यही डिस्कस किया किस तरह से और भी सिंपल सेंटेंसेस को हम कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। मेरे 4th वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, और आज भी हम वही करेंगे कि कैसे कंपाउंड सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करें। ठीक है, नाउ जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करें तो वी शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है, यानी वहां पे एक ही क्लॉज होता है। क्लॉज होता है कुछ शब्दों का समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहता है, आपको ये पता है। तो अब जब एक ही क्लॉज है यानी उसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस करते हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये हमने आपको पहले भी बता दिया है कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस से अग्री करता है। यानी जैसा आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वैसे ही आपका टेंस बदल जाएगा। जैसे अगर आपका टेंस जो है सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी प्लूरल नंबर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर होगा। फर्स्ट पर्सन है तो आई के साथ एम है, सेकंड पर्सन है तो यू लगेगा, यू के साथ आर। तो वर्ब जो है पर्सन के अकॉर्डिंगली भी चेंज होता रहता है। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब। ओके, और जो वर्ब होगा वो फाइनाइट वर्ब होगा। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस में आपके पास दो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र क्लॉजेस होते हैं जो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा होता है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहता है। अब ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो क्लॉज होता है जो अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब मैं आपको 3 सेंटेंसेस लिख के पहले मैं दिखा रही हूं कि कैसे हम सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स चेंज कर देते हैं। लेकिन कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में बात कर ले। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है कि कैसे हम कंपाउंड सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस को चेंज करेंगे, जो कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब मैं दूसरे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। नाउ यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप ध्यान से इन तीनों सेंटेंस को देखिए। ये जो पहला सेंटेंस है, वी मस्ट स्टडी टू पास द एग्जाम। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, वी मस्ट स्टडी। एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से ध्यान से आपको देखना है। हाँ, अब देखिए, वी सब्जेक्ट हो गया, मस्ट क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, स्टडी आपका मेन वर्ब हो गया। अब ये मस्ट क्या है, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। आपको पता है मस्ट, कैन, कुड, है ना, कैन है, कुड है, शेल है, शुड है, दीज आर ऑल मॉडल एक्सिलरी वर्ब, आपको पता है। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब हमेशा जो है अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो वी मस्ट स्टडी टू पास द एग्जाम, तो यहाँ पे मेरा एक वर्ब हो गया, यहाँ एक वर्ब हो गया। अब इसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है।
वी मस्ट स्टडी टू पास द एग्जाम, इसका मतलब यहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट एक वर्ब है और एक, आप इसको जो है मस्ट को काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी है तो आपको मेन जो है वर्ब उसको काउंट करना है, उसी को फाइनाइट वर्ब कहते हैं, टेंस बताने वाली क्रिया। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, ये एक्सिलरी वर्ब सॉरी, तो ये सेंटेंस क्या हो गया आपका, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस बन गया जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहता है। और कहने का मतलब है कि हमें अवश्य पढ़ना होना चाहिए पास होने के लिए। टू पास, बेटा यहाँ पे ये पास जो वर्ड है ये वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव 2 + V1 होता है, 2 + V1 जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। आप नॉन फाइनाइट का मेरा जो वीडियो बना है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और 2 + V1 जब बनता है इन्फिनेटिव तो इसका सेंस हिंदी में आता है के लिए। सो वी मस्ट स्टडी टू पास द एग्जाम, यानी पास करने के लिए, ठीक है। नाउ वी मस्ट स्टडी और वी कैनॉट पास द एग्जाम। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन, we must study or we cannot pass the exam. Here we can see that there are two clauses. अब यहाँ पे दो क्लॉज है। we must study एक क्लॉज हो गया, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, और दूसरा हो गया we cannot pass the exam, हम एग्जाम पास नहीं कर सकते। ये भी हमें पूरा सेंस दे रहा है। इसका मतलब इसमें दो क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, दो क्लॉजेस हो गया। और दो क्लॉजेस किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसके द्वारा ये दोनों क्लॉजेस जुड़ी हुई है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मैंने आपको फैन बॉय का एग्जाम्पल बताया था, जिसमें मैंने आपका बोला था कि आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, फैन बॉयज। इस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कुछ हद तक याद रहेंगे। हाँ, इसके अलावा भी कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, तो वो भी जो है आपका इसी तरह के कंपाउंड सेंटेंस बनाने में यूज होता है। तो हम फैन बॉयज के बारे में बात कर रहे थे, जैसे एफ से हमने लिखा फॉर, ठीक है, उसी तरह फैन में ए लग गया, ए से बन गया हमारा ए से हमारा बन गया एंड, ठीक है, यहाँ पे हमने एंड लगा दिया, ए से हमारा बन गया एंड, ठीक है। उसी तरह फैन में एन लग गया, एन से हमारा बन गया नॉर, बी से हमारा बन गया बट, ओ से हमारा बन गया और, वाई से हमारा बन गया येट, और एस से हमारा बन गया सो। ये जो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें किसके लिए यूज करना होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को मिलाकर हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए तीसरा सेंटेंस जो है, तीसरा सेंटेंस क्या है, ये है आपका सबऑर्डिनेट। तीसरा सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इफ वी स्टडी वी कैन पास द एग्जाम। अब यहां पे देखो, वी कैन पास द एग्जाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। अब यहाँ पे देखो, वी कैन पास द एग्जाम, ये तो हमें पूरी मीनिंग दे रहा है, लेकिन ये वाला क्लॉज जो है, अगर हम पढ़े इफ वी स्टडी, ये पूरी तरह मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपनी मीनिंग के लिए। अगर हम पढ़े, अगर हम इतना बोल के छोड़ दे तो क्या हम पूरा अर्थ पा रहे हैं, नहीं, हमें पूरा अर्थ नहीं मिल रहा है। अगर हम पढ़ें हम एग्जाम पास हो सकते हैं, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर पूरी तरह आश्रित होता है। दिस इज कॉल्ड, उसको दोनों को मिलाकर कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एक हमने इफ यहाँ पे लगाया, इसके अलावा आपका क्या होता है, इसके अलावा आपका सिंस हो सकता है, उसके बाद दैट हो सकता है, उसके बाद आपका आफ्टर हो सकता है, बिफोर हो सकता है, अनलेस हो सकता है, अनटिल हो सकता है। बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं जिसको हम किसी और दिन वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो मेरा मकसद आपको ये बताना था कि ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो ये तीनों सेंटेंस का मीनिंग तो एक ही बैठ रहा है,
वी मस्ट स्टडी टू पास द एग्जाम, एग्जाम को पास होने के लिए हमें पढ़ना जरूरी है। दूसरा वाला देखो, वी मस्ट स्टडी और वी कैन नॉट पास द एग्जाम, हमें पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम एग्जाम में पास नहीं हो सकते। तीसरा वाला एग्जाम्पल देखो, अगर हम पढ़ें हम एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो तीनों का मतलब तो ये होता है ना बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, जब हम किसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमारा एक तरीका नहीं होता, हम कई तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं अपनी बात को, है ना। जैसे हमें पढ़ना चाहिए, हमें पास होने के लिए पढ़ना चाहिए, अगर हम पढ़ते हैं, वी मस्ट स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए, नहीं तो हम जो है पास नहीं हो सकते, अगर हम पास होना चाहते हैं तो हमें पढ़ना चाहिए। तो ये मीनिंग तो एक ही होता है ना, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। चलो एक और एग्जांपल दे दे, उसके बाद हम आएंगे कि कैसे कंपाउंड सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंस में हम चेंज करेंगे। ओके, मैं पहले से बोर्ड पे एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, नहीं तो अगर वीडियो बनाते बनाते मैं लिखूं तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, मतलब टाइम लगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं बोर्ड पे, और दीज 3 एग्जाम्पल्स डिटेल्स द सेम मीनिंग, दे कंटेन्स द सेम मीनिंग, ये तीनों का एक ही मीनिंग है। पहला देखते हैं, बाय ज्वाइनिंग सम कोचिंग क्लासेस यू कैन क्रैक सीडीएस एग्जाम। दूसरा कहता है, ज्वाइन सम गुड कोचिंग क्लासेस एंड, अब यहां पे मैंने गुड लिखना मैं भूल गई थी तो मैं लिख दे रही हूं। सो बाय ज्वाइनिंग सम गुड कोचिंग क्लासेस यू कैन क्रैक सीडीएस एग्जाम। Join some good coaching classes and you can crack CDS exam. If you join some good coaching classes, you can crack CDS exam. अब पहले हिंदी मीनिंग देख लो। By joining some good coaching classes, कुछ अच्छे कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद या ज्वाइन करने से, इस तरह का हिंदी मीनिंग आ रहा है, आप जो है सीडीएस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। कुछ अच्छे कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करने से, बाय ज्वाइनिंग, या इसको हम आफ्टर ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, ज्वाइन करने के पश्चात। तो कुछ अच्छे कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करने से या करने के द्वारा आप जो है सीडीएस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, ज्वाइन सम गुड कोचिंग क्लासेस एंड यू कैन क्रैक सीडीएस एग्जाम। कुछ अच्छे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो और तुम सीडीएस एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तीसरा वाला देखिए, इफ यू ज्वाइन सम गुड कोचिंग क्लासेस यू कैन क्रैक सीडीएस एग्जाम। अगर आप कुछ अच्छे कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो तुम सीडीएस एग्जाम क्रैक कर जाओगे। तो एक हो गया सिंपल सेंटेंस, दूसरा हो गया कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये हम थोड़ा सा इसको वो कर ले, पोस्टमार्टम कर ले इसकी। बाय ज्वाइनिंग, अब आप कहेंगे मैम सिंपल सेंटेंस में तो एक फाइनाइट वर्ब होता है, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग भी वर्ब है और क्रैक भी वर्ब है। तो आपको हम बता दें कि आपका फाइनाइट वर्ब सिर्फ क्रैक है यहाँ पे। बाय ज्वाइनिंग ये वाला जो है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है या कोई भी वीडियो आपने देखा है तो आपको पता है कि जब आप सिंपल सेंटेंसेस को बनाते हो, 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को मिलाकर, तो उसमें एक रूल था कि प्रेपोजिशन के बाद, यानी प्रेपोजिशन के पहले जेरेंड और नाउन आता था। यानी पहले प्रेपोजिशन, मैं गलत बता रही हूँ, प्रेपोजिशन बिफोर नाउन एंड जेरेंड, यानी नाउन और जेरेंड के पहले प्रेपोजिशन का रूल अपनाकर भी हम 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते थे। तो वही वाला रूल यहाँ पे है। अब बाय आपका प्रेपोजिशन है और ज्वाइनिंग आपका क्या है, ये आपका जेरेंड है। अगर आपने जेरेंड पढ़ा है तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। और ये बाय ज्वाइनिंग, ये रूल अभी मैं आपको समझाने नहीं जाऊंगी, लेकिन इतना याद रखिएगा कि बाय ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग करने के द्वारा, या करने, अगर आफ्टर होता तो आफ्टर ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग करने के पश्चात होता। तो ये जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे, और इसलिए ये फाइनाइट वर्ब की श्रेणी में नहीं आते। तो बाय ज्वाइनिंग सम गुड कोचिंग क्लासेस यू कैन क्रैक सीडीएस एग्जाम। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक जो है, यानी बाय ज्वाइनिंग, क्या ज्वाइनिंग, सम गुड कोचिंग क्लासेस,
अगर आप मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं तो ये वाला रूल आप ध्यान से देखिएगा। तो बाय ज्वाइनिंग सम कोचिंग क्लासेस यू कैन क्रैक सीडीएस एग्जाम। यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है और हमारे पास क्रैक फाइनाइट वर्ब है। दूसरा है ज्वाइन सम गुड कोचिंग क्लासेस। अब ये जो है बेटा देखो कौन सा सेंटेंस है। अगर आप कहेंगे कि एक जो है क्लॉज के अंदर हमारे पास क्या होता है, ध्यान दो मेरी बात को, उसके पास आपके पास एक क्लॉज का मतलब है उसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और आपका वर्ब होना चाहिए, लेकिन ये वाला सेंटेंस वर्ब से ही शुरू हो रहा है। ज्वाइन सम कोचिंग गुड कोचिंग क्लासेस, इसका मतलब है इसका सब्जेक्ट छिपा हुआ है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये किसी को निर्देश देने के लिए काम आ रहा है कि अगर तुम कुछ, अगर तुम बोलेंगे तो कंपाउंड हो जाएगा, इसका निर्देश देने के लिए यूज हो रहा है कि ज्वाइन सम गुड कोचिंग क्लासेस, कुछ अच्छे कोचिंग क्लास ज्वाइन करो। एंड अब ये पर देखो हमारे पास एक कंजंक्शन आ गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अभी हमने फैन बॉयज पढ़ा था और इससे हमने दूसरा वाला जो है जो क्लॉज है उसको भी जोड़ दिया, यू कैन क्रैक सीडीएस एग्जाम। यानी ये दोनों जो है क्लॉजेस हमें पूरा मीनिंग दे रहे हैं और हमारे पास एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसके द्वारा हमने इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ दिया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तीसरा देखिए, इफ यू ज्वाइन सम गुड कोचिंग क्लासेस यू कैन क्रैक सीडीएस एग्जाम। इसमें भी जो है दो भागों में क्लॉजेस बढ़ गए हैं, अंतर सिर्फ यही है कि पहले वाला सेंटेंस जो है आपका, क्लॉज जो है आपका, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जो कि प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये वाला हिस्सा जो है क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्योंकि अगर तुम कुछ कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो, इतना कह के अगर मैं छोड़ दूं तो हमें पूरा अर्थ नहीं मिल रहा है जब तक कि ना हम इसके साथ इसको जोड़े। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और एक होता है आपका मेन क्लॉज। तो ये मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जो इफ कंजंक्शन यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ के द्वारा जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका तरीका यानी ट्रांसफॉर्मेशन का। चलिए अब हम मेन टॉपिक पे वापस आते हैं कि कैसे हम, अगर आपके पास कंपाउंड सेंटेंसेस है तो कई तरीके मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, अभी एक आध और तरीके मैं बता रही हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस को कैसे हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे कंपाउंड सेंटेंसेस से हम जो है उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी मीनिंग हमको चेंज नहीं करना है। अब ये देखिए, अगर आपके कंपाउंड सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ को रिलेटिव कंजंक्शंस भी होते हैं जिसमें आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे आते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में। तो अगर आपके पास नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आपको एक चीज याद रखना है कि नॉट ओनली अगर बट ऑल्सो कंजंक्शन आता है तो जब आप उसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो आपको दो तरीके से आप बना सकते हैं। यानी आप पहला जो है बिसाइड्स प्रेपोजिशन और दूसरा जो है इन एडिशन टू, इन दोनों को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब बिसाइड का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, इन एडिशन टू का मतलब भी होता है के अलावा। ठीक है, लेकिन बिसाइड्स के साथ आपको क्या जोड़ना है, बीइंग, बिसाइड बीइंग, और इन एडिशन टू के साथ आपको क्या जोड़ना है, V1 प्लस ING, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। अब ये कौन सा रूल है, जो रूल मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन, यूजिंग ऑफ प्रेपोजिशन बिफोर नाउन एंड जेरेंड, सिर्फ वही रूल है। अब देखो प्रेपोजिशन जैसे आफ्टर कमिंग, आफ्टर बीइंग, बिसाइड्स बीइंग, ऑन गेटिंग, इजंट इट, तो प्रेपोजिशन के बाद ये देखो बीइंग हो गया, और इन एडिशन टू के बाद आपका जो हो गया V1 प्लस ING, इन एडिशन टू गोइंग, इन एडिशन टू गेटिंग, है ना, इस तरह का बनेगा आपका ये रूल। हमारा जो है अच्छे से आप देख लीजिएगा, प्रेपोजिशन बिफोर नाउन एंड जेरेंड वाला रूल, अगर आप उसको देख लीजिएगा आप आराम से इसको समझ जाएंगे। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है तो हम जब उसको चेंज करेंगे
सॉरी, हम उसको जब चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस में, तो बिसाइड्स प्लस बीइंग इन एडिशन टू प्लस V1 ING। ओके, सो अभी सेंटेंस लिखते हैं। तो देखो, मैंने पहले ही सेंटेंस को लिख के रख दिया यहाँ पे बोर्ड पे। ही वॉज नॉट ओनली कंडेम्ड बट ऑल्सो पनिश्ड फॉर हिज एक्शन। अब ये सेंटेंस मैं थोड़ा हिंदी में बता दूं। ही वॉज नॉट ओनली कंडेम्ड, न तो सिर्फ उसकी निंदा की गई, बट ऑल्सो पनिश्ड फॉर हिज एक्शन, बट उसके एक्शन के लिए, उसके कार्य के लिए उसको पनिश भी किया गया। यानी कि न सिर्फ उसकी निंदा की गई बल्कि उसको पनिश भी किया गया। अब इसको करने का तरीका क्या है? अभी हमने आपको बताया था कि बिसाइड्स और उसके साथ बीइंग लगता है, और अगर आपका इन एडिशन टू आता है तो उसके साथ V1 प्लस ING लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये जो सेंटेंस है, सबसे पहले हम बट ऑल्सो को यहां से हटा दे रहे हैं, बट ऑल्सो, ठीक है। और बट ऑल्सो को हटा के यहाँ पे हम सबसे पहले कॉमा लगा रहे हैं, यानी यहाँ पे हम करके नहीं दिखा पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अलग से लिख के आपको दिखा रहे हैं। बट ऑल्सो को काट दिया हमने, बट ऑल्सो की जगह पे एक कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, बस ऑल्सो के बाद हमारे पास बचा पनिश्ड फॉर हिज एक्शन। इतना हमारे पास बच रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, थोड़ी जगह हम छोड़ देते हैं, हमने इसी को उठा के लिख दिया, पनिश्ड फॉर हिज एक्शन, पनिश्ड फॉर हिज एक्शन। अब जब हमने लिख दिया पनिश्ड फॉर हिज एक्शन, पनिश्ड आपका वर्ब है, तो वर्ब जब है तो आपका सब्जेक्ट भी आना चाहिए। पनिश्ड आपका मेन वर्ब है तो एक एक्सिलरी वर्ब भी आना चाहिए। तो हमने यहां से इस सब्जेक्ट और वर्ब को उठा लिया और इसको यहां पे लिख दिया, ठीक है। तो हो गया हमारा ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज एक्शन, यानी एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। मैं फिर से बता दूं, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंस में बट ऑल्सो को काट दिया और उसकी जगह एक कॉमा धर दिया, ठीक है। अब जब हमने कॉमा लगा दिया तो बचा हमारे पास इतना, पनिश्ड फॉर हिज एक्शन, बट ऑल्सो हट गया, पनिश्ड फॉर हिज एक्शन, यानी मेन वर्ब है हमारे पास। अब जब मेन वर्ब है तो हमें एक सब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी और एक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो हमने ही वॉज को यहां से हटाया, यहां काट दिया और हमने इसको यहां जोड़ दिया, तो बन गया हमारा ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज एक्शन, ठीक है। अब आइए पहले वाला जो सेंटेंस है, नॉट ओनली, इसको हम अब हटाएंगे। अब नॉट ओनली को हम, पीछे वाला भाग हमारा पूरा तैयार है। अब कॉमा के पहले हमारे पास बचा नॉट ओनली कंडेम्ड, ये बचा, ठीक है। अब नॉट ओनली को भी हम काट देंगे, नॉट ओनली काट देंगे तो हमारे पास क्या बचा, कंडेम्ड, कंडेम्ड बचा, सिर्फ कंडेम्ड एक वर्ब। अब यहाँ पे हम उस प्रेपोजिशन को लगा देंगे, यानी बिसाइड को अगर लगा सकते हैं तो बिसाइड के बाद बीइंग लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बिसाइड्स बीइंग, पूरा सेंटेंस बन गया, बिसाइड बीइंग कंडेम्ड ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज एक्शन, यानी दोनों का मीनिंग एक हो गया। पहले वाला कंपाउंड सेंटेंस में मीनिंग था कि उसको ही वॉज नॉट ओनली कंडेम्ड, न तो उसकी, न सिर्फ उसकी निंदा की गई बल्कि उसे सजा भी दिया गया। और इसका मीनिंग यहाँ पे जब हम उसको चेंज करके सिंपल सेंटेंस बनाया तो उसकी मीनिंग हो गई बिसाइड्स बीइंग कंडेम्ड, यानी उसको सजा देने के बावजूद ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज एक्शन, उसके कार्य के लिए उसको सजा भी दी गई, सॉरी, उसकी निंदा करने के बावजूद उसके कार्य के लिए उसकी सजा भी दी गई। और हमारे पास बचा एक फाइनाइट, बिसाइड बीइंग कंडेम्ड ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज एक्शन, में हमारे पास पनिश सिर्फ बचता है, ठीक है। क्योंकि बिसाइड बीइंग कंडेम्ड ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाता है, उसके पहले जेरेंड, ठीक है। तो बीइंग कंडेम्ड ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज एक्शन, ये हमारा जो बन गया, क्या बन गया, ये सिंपल सेंटेंस बन गया। चलिए एक और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। सो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक और जो एग्जाम्पल लिया है उसको आप अच्छे से समझिए।
टॉम इज नॉट ओनली अ राइटर बट ऑल्सो अ ड्रामेटिस्ट। इसका मतलब टॉम जो है न सिर्फ एक लेखक है बल्कि एक जो है नाटककार भी है, एक ड्रामेटिस्ट भी है। तो सेम तरीका हम अपनाएंगे कि इस जो है कैसे कंपाउंड सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बट ऑल्सो को हम काट देंगे, ठीक है। अब बट ऑल्सो की जगह हमने यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, अ ड्रामेटिस्ट। भाई जब हमने यहाँ पे बट ऑल्सो काट दिया तो हमारे पास अ ड्रामेटिस्ट से बचेगा। अब जब हमने अ ड्रामेटिस्ट लिख दिया तो किसकी बात हो रही है तो उसको भी जानना जरूरी है। तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब को यहां से उठाकर ये सब्जेक्ट और वर्ब हमको पीछे ले आना है। तो बन जाएगा हमारा टॉम इज अ ड्रामेटिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने सब्जेक्ट और वर्ब को हटा लिया तो दूसरा वाला सेंटेंस जो है यहां तक है, नॉट ओनली अ राइटर तक। तो इसमें क्या करेंगे कि हम नॉट ओनली को हटाएंगे, यानी टॉम इज सब्जेक्ट और वर्ब पीछे चला गया, नॉट ओनली को हमने काट दिया तो हमारे पास अ राइटर बचता है सिर्फ। तो हमने यहाँ पे अ राइटर लिख दिया, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे अ राइटर लिख दिया तो अब हमको बिसाइड लगाना है प्रेपोजिशन, और बिसाइड्स के बाद बीइंग लगता है तो उसको हम जोड़ देंगे। तो ये बन गया हमारा besides being a writer, Tom is a dramatist। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया और हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब भी आ गया, ठीक है। तो इसको हम जो है इन एडिशन टू लगा के सेम प्रोसेस में हम जोड़ सकते हैं। अब इन एडिशन टू बीइंग अ राइटर, टॉम इज अ ड्रामेटिस्ट, ये बन गया आपका, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं एक और तरीके से कैसे कंपाउंड सेंटेंसेस सिंपल में चेंज। अच्छा, अब दूसरा वाला तरीका देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए। अगर आपके कंपाउंड सेंटेंस में येट और बट आ जाता है, ठीक है, येट और बट ये दोनों से आपका कंपाउंड सेंटेंस, यानी ये फैन बॉयज में आता है, आ जाता है, तो जब हम उसको चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस में तो ध्यान रखिए दो तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। एक है आपका इन स्पाइट ऑफ और दूसरा है आपका नॉट विदस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, अब इन स्पाइट ऑफ के साथ जो है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे प्लस नाउन, यानी इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आपका लगेगा। और नॉट विदस्टैंडिंग, इसके साथ भी आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब बेटा पहले आपको ये समझना है कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। देखो, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन आपने सुना होगा, इसमें अंतर क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या पॉजिटिव आप जो कह ले। पॉजिटिव प्रोनाउन यानी माई, हिज, हर, है ना, नाउन के अकॉर्डिंगली लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, हिज, हर, माई, ये सारे हो गए आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन। लेकिन कैसे, किसको एडजेक्टिव कहते हैं और किसको प्रोनाउन कहते हैं हम बता रहे हैं आपको। अब आपको थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो ध्यान रखिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है उसमें आपका पॉजिटिव जो प्रोनाउन होता है, हिज, हर, माई, इसके बाद तुरंत नाउन आता है। यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होता है उसमें आपके बाद माई, हिज, हर, इसके बाद तुरंत एक नाउन आएगा। लेकिन जो पॉजिटिव आपका प्रोनाउन होता है उसमें आपका उसके बाद जो है इस पॉजिटिव वर्ड के बाद आपका प्रोनाउन के बाद आपका कोई भी नाउन नहीं आता। ये मेन डिफरेंसेस है। मैं आपको एग्जांपल देके बता दे रही हूं कि जैसे मैंने लिखा दिस हाउस इज हर्स,
ये हो गया एग्जाम्पल आपका पॉजेसिव प्रोनाउन का, क्योंकि हर्स के बाद कोई नाउन नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखती हूं दिस इज हर हाउस, तो ये एक नाउन आ गया हर के बाद, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ओके, फिर से बता दूं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसमें इस पॉजेसिव केस के प्रोनाउन के बाद एक नाउन जरूर आता है, लेकिन जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो अकेला आता है, उसके बाद कोई नाउन नहीं आता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो मैं कभी कभी लीक से हट के पढ़ाने लगती हूँ क्योंकि आपको समझाना जरूरी होता है। तो आइए हम क्या समझ रहे थे, आपको कि समझा रहे थे कि जब भी आपके पास कंपाउंड सेंटेंस में येट और बट आए तो उसको आप इन स्पाइट ऑफ प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आप लगाएंगे सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त, और नॉट विद स्टैंडिंग आए तो भी आप पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज करेंगे। चलिए हम सेंटेंस लिख के दिखा रहे हैं। अच्छा, ये एक सेंटेंस मैंने लिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ही इज रिच येट ही डज नॉट हेल्प एनीबडी, यानी वो अमीर है यद्यपि वो किसी की, यानी तो भी या तथापि या यद्यपि आप जो भी कह ले, वो किसी की मदद नहीं करता। यानी वो अमीर है यद्यपि वो किसी की मदद नहीं करता। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें हम येट को काट देंगे। ठीक है, येट को काट देने के बाद हमारे पास बचा इधर क्या, ही डज नॉट हेल्प एनीबडी। तो इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले, ही चूंकि हमारे सेंटेंस के बीच में रहेगा तो इसलिए ही को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो ये बना हमारा ही डज नॉट हेल्प एनीबडी। ठीक है, तो ये हमने पूरा लिख लिया। ठीक है, अब आइए इधर, ही डज नॉट हेल्प एनीबडी। अब हमको इधर कुछ बदलना नहीं, येट के इधर कुछ बदलना नहीं है। तो अब क्या करना है, अब हम इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, इसकी जगह पे हम ये सारी चीजें लिख लेंगे। तो इसमें पहले हमें क्या लिखना है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ लिख लिया मैंने। अब हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, तो ही की बात हो रही है तो हिज हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह ज्यादा नहीं बच रहा है तो हम फिर भी लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया इन स्पाइट ऑफ हिज, इन स्पाइट ऑफ हिज तक हो गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, एक नाउन जोड़ना है। तो यहाँ पे रिच क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसकी जगह हम इसको नाउन बना लेंगे, तो ये रिच को रिचेस हो जाएगा, है ना। तो ये रिचेस हो जाएगा, ये हो गया हमारा नाउन। ठीक है, तो अब हमारा ये सेंटेंस पूरा हो जाता है, इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस ही डज नॉट हेल्प एनीबडी। यानी उसके पास धन होने के बावजूद, अभी तक था कि वो धनी है, लेकिन अब वो उसके पास धन होने के बावजूद वो किसी की मदद नहीं करता। तो हमारे पास क्या बचा, हमने फिर से मैं बता दूं कि हमने येट को हटाया, येट को हटाने के बाद हमारे पास बचा ही डज नॉट हेल्प एनीबडी, उसको हमने ऐसे ही रहने दिया। पहले वाले सेंटेंस में हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने बल्कि क्या किया कि पहले हमने इन स्पाइट ऑफ लगाया, उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया, हिज लगाया, उसके बाद हमको नाउन लगाना था, तो इस एडजेक्टिव को चेंज करके हमने रिचेस बना दिया, ये नाउन हो गया। अब हमने सेंटेंस को पूरी तरह जोड़ दिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ, आप समझ। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, उसको ध्यान से देखिए। टॉम इज इंटेलिजेंट बट ही कैन नॉट सॉल्व दीज सम्स। अब टॉम जो है इंटेलिजेंट है, लेकिन ये इस सम्स को, ये कुछ सम्स है जिसको वो सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बट को हटा देंगे। बट को हटाने के बाद हमारे पास बचता है ही कैन नॉट सॉल्व दीज सम्स। ठीक है, ये हमारे पास बचा हुआ सेंटेंस बट को काटने के बाद ही कैन नॉट सॉल्व दीज सम्स, ये बचा। ठीक है, अब आइए पहले वाले सेंटेंस को, इसको हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये एडजेक्टिव इंटेलिजेंट है उसको हम नाउन में बदलेंगे बाद में। पहले देख लीजिए, अब हमको क्या करना है, ये वाला पूरा चीज हमको लिख देना, या तो हम नॉट विद स्टैंडिंग लगा दे या इन स्पाइट ऑफ लगा दे।
दोनों के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन हमको जोड़ना है। तो चलिए हम नॉट विद स्टैंडिंग ही लगाते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग या इन स्पाइट ऑफ दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब होता है के बावजूद। तो नॉट विद स्टैंडिंग हमने लगाया और उसके बाद हमको क्या लगाना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। टॉम, चूंकि बात किसकी हो रही है, सॉरी यहाँ पे टॉम हमको लिखना था, हम भूल गए। टॉम की बात हो रही है, टॉम कैन नॉट। तो क्योंकि टॉम ही है तो इसके साथ हमें, टॉम नाउन है और उसके साथ प्रोनाउन ही लगेगा उसकी जगह, तो हिज हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। नॉट विद स्टैंडिंग हिज, अब उसके बाद एक नाउन। हम इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद एक नाउन आता है ना। तो नॉट विद स्टैंडिंग हिज, अब ये इंटेलिजेंट का नाउन होगा इंटेलिजेंस। तो ये बन जाता है। अगर आप लोग को, आपको ये नहीं पता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को जो है किस तरह से हम एडजेक्टिव में चेंज करते हैं, एडजेक्टिव को कैसे हम नाउन में चेंज करते हैं, इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना है। तो नॉट विद स्टैंडिंग हिज इंटेलिजेंस, अब यहाँ पे बेटा जगह नहीं है तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं। तो ये हो गया, नॉट विद स्टैंडिंग हिज इंटेलिजेंस टॉम कैन नॉट सॉल्व दीज सम्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब बचता है सॉल्व, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अभी जाके एक एक्सरसाइजेस करेंगे अपने बुक्स के पीछे जो दिए गए हैं और देखेंगे कि कैसे इजीली जो है आप कंपाउंड सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंस को जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सून, वेरी सून आई एम कमिंग विद अनदर वीडियो। बहुत जल्दी मैं दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन और आगे भी पढ़ेंगे, लेकर आ रही हूँ। थैंक यू। हाँ, एक चीज मैं बोलना भूल गई, आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना।